Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform Agriverse Education. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ICRPG एग्रोनॉमी 2021 के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 17 सितंबर 2021 और हमने इसके लिए एक सर्वे भी किया था। उसके अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना है कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो काफ़ी हार्ड था और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था। इसमें मैंने अराउंड 103 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और जब मैंने इनके क्वेश्चंस को रीचेक किया, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो अधिकतर मेरे रॉन्ग जा रहे हैं, पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे जो डायरेक्टली पूछे गए हैं वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे और अधिकतर ये मैक्सिमम लोगों के राइट होंगे। और यहाँ पर जो डिसाइडिंग मार्क्स होंगे वो स्टेटमेंट और जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस थे इनके अकॉर्डिंग मार्क्स ऊपर नीचे जाएंगे। और मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा था। तो सबसे पहले हम जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमने पहले रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है इसमें, मैक्सिमम एसिड सल्फेट सॉइल एरिया आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। एक स्टेटमेंट ये था और दूसरा स्टेटमेंट था, ज़ेरोसाइट इज मेनली फाउंड इन एसिड सल्फेट सॉइल। ये क्वेश्चन था एसिड सल्फेट सॉइल के रिगार्डिंग। तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट था ये रॉन्ग था और स्टेटमेंट 2 राइट था। क्यों? क्योंकि जो एसिड सल्फेट सॉइल है इसका मैक्सिमम एरिया केरला में पाया जाता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट 2 ये सही था। एक क्वेश्चन था सदर्न ऑसिलेशन से रिलेटेड। इसमें एक स्टेटमेंट था कि सदर्न ऑसिलेशन अकर्स बिटवीन इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक रीजन, और दूसरा स्टेटमेंट था ड्यू टू द हाई प्रेशर इन ऑस्ट्रेलिया ट्रेड विंड में चेंज इट्स पाथ। देखो, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर ये क्वेश्चन जो थे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन हैं जो हमने कलेक्ट कर रखे हैं और जितना मेरी मेमोरी में था वो भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स को कैसे निकालते हैं। एक आइलैंड है साउथ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में जिसका नाम है ताहिती। तो वहाँ का जो सी लेवल प्रेशर है और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है डार्विन, तो इन दोनों के बीच का जो सी लेवल का प्रेशर का डिफरेंस है उससे सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स निकाला जाता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन में आपने देखा होगा इंडोनेशिया लिखा गया था, तो शायद हो सकता है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग हो और जो स्टेटमेंट 2 है ये राइट है। क्योंकि यहाँ पर ये कह रखा है कि अगर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में तो क्या होगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। वैसे भी आपको पता होगा कि जो सीसॉ वाला पैटर्न बनता है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बनता है सदर्न ऑसिलेशन के केस में। तो ये वाला स्टेटमेंट 2 राइट हो सकता है। एक और क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला कि एक स्टेटमेंट था इसमें सन इज प्योर ब्लैक बॉडी और दूसरा था सन एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड कैन रीरेडिएट। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और इसका एग्जैक्ट आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके साथ आप रेफरेंस देना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टैट्स का। देखो, स्टैट्स के 2 क्वेश्चन थे। एक तो था कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, जो यहाँ पर स्टेटमेंट वाली हम बात कर रहे हैं ये, और एक था न्यूमेरिकल टाइप का जिसमें हमको सॉल्व करना था। आरबीडी के केस में उसमें हमको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना था। उसमें मीन सम ऑफ स्क्वायर दिया गया था और उसमें जो रेप्लिकेशंस हैं ट्रीटमेंट है वो दिए गए थे और उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना था। उसके लिए फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर निकालने का, अंडर रूट मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन रेप्लिकेशन। तो इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो कॉन्सेप्चुअल वाला क्वेश्चन था स्टैट्स का, इसमें एक स्टेटमेंट था द वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात हो रही है स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन की। तो वहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप में हम ट्रीटमेंट को अलॉट करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पर यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैन नेवर बी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। और जो अगला स्टेटमेंट था इसमें ये कहा गया था कि द इंटरसेक्शन प्लॉट इज द स्मॉलेस्ट अमंग द अदर्स एंड द इंटरेक्शन इज टेस्टेड विद मोर प्रिसीजन इन स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। ये करेक्ट था। तो इसका आंसर क्या था, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट, जनरली क्रॉप्स कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन इन NO3 एंड NH4 बोथ। पहला स्टेटमेंट तो ये था जो कि सही है। और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि जनरली फ्रेश हेल्दी प्लांट्स हैव नाइट्रोजन फ्रॉम 1 to 5% एंड इट में वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। ये भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एक और क्वेश्चन आ गया स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट तो है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड CO2 और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए CO2 की जरूरत नहीं पड़ती है। CO2 की रिक्वायरमेंट होती है आपको फोटोसिंथेसिस में, और रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें O2 को ये यूटिलाइज करता है और CO2 को इवॉल्व करता है। पर यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया था
और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल एंड इट्स फर्स्ट प्रोडक्ट इज PGA। देखो केल्विन बेंसन साइकिल ये तो होगी केल्विन साइकिल नॉर्मली, और इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो PGA होता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था C4 साइकिल, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। एक और क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि निकल इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन यूरियस एक्टिविटी, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि निकल हेल्प्स इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू NH3 एंड CO2, ये भी करेक्ट था, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एक और क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला कि लाइमिंग एंड एडिशन ऑफ बेसिक स्लैग इज यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल, सही है। दूसरा स्टेटमेंट था ओवरलाइमिंग रिजल्ट्स इन द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो रिड्यूसेस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। देखो यहाँ पर जितने भी अभी हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया, हो सकता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो, और जैसा कि हमने कलेक्ट किया है क्वेश्चंस को और जो मेरी मेमोरी में था उसके अकॉर्डिंग जो भी बन पाया हमने उसको यहाँ इंक्लूड कर रखा है। तो एक और क्वेश्चन था असर्शन रीजनिंग वाला, मीडियन इज कैलकुलेटेड बाय अरेंजिंग द डाटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इट इज़ नॉट वेरी कॉमन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही है कि मीडियन निकालने के लिए हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करना पड़ता है, पर यहाँ पर जो ये लाइन लिखी गई है इट इज़ नॉट वेरी कॉमन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो यहाँ पर इसका क्या था, ये भी सही था। किसके अकॉर्डिंग, अगर आप स्टैट्स की बुक देखेंगे बाय नागेश्वर राव, तो वहाँ पर सीधे सीधे लिख रखा है, जो उसकी डीमेरिट्स है वहाँ पर ये वाला पॉइंट सीधे सीधे लिखा गया है कि इट इज़ नॉट वेरी कॉमन मेथड। तो जो पहला स्टेटमेंट है या बोल रहे हैं एसर्शन है वो तो करेक्ट है, पर जो इसका रीज़न दिया गया है, रीज़न क्या है, मीडियन इज़ नॉट वेरी कॉमन बिकॉज इट डज नॉट पजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये गलत हो गया, क्योंकि मीडियन में भी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इसके फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे ऑड कंडीशन के लिए अलग होते हैं और इवन कंडीशन के लिए अलग होते हैं। उसी प्रकार इसकी एक और इसकी एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मीडियन निकालेंगे तो वो मीडियन से कम ही आता है, ऐसी कुछ इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को पजेस करता है। तो यानी कि असर्शन तो सही था, बट जो इसका रीज़न दिया गया था ये रॉन्ग था। एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, देखो पूरा जो क्वेश्चन था वो तो हमको नहीं मिल पाया, बट एक सिनॉप्टिक चार्ट से रिलेटेड था कि सिनॉप्टिक चार्ट्स आर यूज फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल इक्वेशंस फॉर वेदर फोरकास्टिंग, और इसी के साथ एक और स्टेटमेंट दिया गया था, वो हमें नहीं मिल पाया। एक क्वेश्चन था रिमोट सेंसिंग का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर लॉन्च्ड इन 36,000 किलोमीटर अल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं इनको 36,000 किलोमीटर के जो ऑर्बिट है वहाँ पर इसको प्लेस किया जाता है, और जो हमारे पोलर ऑर्बिट्स होते हैं इनको 800 किलोमीटर्स के ऑर्बिट में उसको प्लेस किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर प्लेस्ड इन पोलर प्लेन ऑफ अर्थ एंड गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर रीजन और प्लेस। तो यहाँ पर आपको इसमें फोकस करना था पोलर प्लेन। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं इनको प्लेस किया जाता है इक्वेटोरियल प्लेन पर, ना कि पोलर प्लेन पर। पोलर प्लेन पर आपके जो पोलर ऑर्बिट्स होते हैं या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको प्लेस किया जाता है पोलर प्लेन में। तो स्टेटमेंट 2 ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। एक क्वेश्चन हर्बिसाइड एफिशिएंसी पर था कि प्री इमरजेंस एप्लीकेशन इज इफेक्टिव व्हेन ड्रॉपलेट साइज आर स्मॉल एंड पोस्ट इमरजेंस व्हेन ड्रॉपलेट आर बिगर, और इसका रीजन दिया गया था कि बिग साइज रिड्यूसेस हर्बिसाइड ड्रिफ्ट बट रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड। तो यहाँ पर अगर हम असर्शन को देखें तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि प्री इमरजेंस एप्लीकेशन के टाइम पे जो ड्रॉपलेट साइज है वो स्मॉल होता है, और पोस्ट इमरजेंस के टाइम पे ड्रॉपलेट के साइज को बिगर कर दिया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि पोस्ट इमरजेंस के टाइम पे आपको पता भी होगा जितने भी हर्बिसाइड होते हैं पोस्ट इमरजेंस वाले उसमें सर्फेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। सर्फेक्टेंट का यूज़ किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें ड्रॉपलेट साइज जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम उसमें सर्फेक्टेंट को यूज़ करते हैं। तो असर्शन जो था वो रॉन्ग हो गया। और रीज़न की बात करें तो रीज़न में ये कह रखा है कि जो बिग ड्रॉपलेट साइज हैं ये हर्बिसाइड ड्रिफ्ट को रिड्यूस करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। एंड बट रिड्यूसेस एक्टिविटी ऑफ हर्बिसाइड, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने फाइन पार्टिकल्स होते हैं उतनी ही जो हर्बिसाइड की एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो रीज़न ये सही था, बट असर्शन जो था वो रॉन्ग था। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फॉस्फोरस एफिशिएंसी से रिलेटेड था, जिसमें ये कहा गया था कि जो पी फिक्सेशन है इसके जो एब्जॉर्प्शन है या बोल रहे हैं इसका जो फिक्सेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इन सॉइल। तो इसकी जो प्रॉपर लैंग्वेज है और क्वेश्चन है वो उनको नहीं मिल पाया। और यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा गया था न्यूमेरिकल बेस्ड वीट कंट्रोल एफिशिएंसी पर, इसकी कुछ वैल्यूज दे रखी थी, वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके आपने उसको सॉल्व कर दिया होगा। एक क्वेश्चन था डीपीएपी के बारे में कि डीपीएपी वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, तो वहाँ पर ऑप्शन में 1970 लिखा गया था। वैसे एक्चुअली जो डीपीएपी है
ये 5th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था 1969 to 74, बट आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे कहीं भी तो आपको 1973 दिखाई देगा, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहाँ पर 1970 वॉज द राइट आंसर। और मेजर फॉलोइंग में पूछा गया था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926, इक्रिसेट 1972 एंड सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड 1953। ये तो था मेजर फॉलोइंग, क्योंकि मेजर फॉलोइंग के क्वेश्चन अधिकतर सबको आएंगे होंगे, क्योंकि एक आंसर मिलने पर जो एलिमिनेशन मेथड लगाकर आपने अधिकतर कर ही लिए होंगे। एक क्वेश्चन था IMD स्टार्टेड लॉन्ग टर्म सीजन फोरकास्टिंग फॉर साउथ वेस्ट मानसून इन विच ईयर, तो इसका आंसर था 1986। तो जो ये आंसर मुझे मिला, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो IMD का आर्टिकल था, मैंने गूगल में सर्च किया तो वहाँ मुझे मिला, तो वहाँ पर ये इंक्लूड किया गया था कि 1986 में IMD ने साउथ वेस्ट मानसून के लिए लॉन्ग टर्म सीजन फोरकास्टिंग को शुरू किया था। एक क्वेश्चन था कि ICR के अकॉर्डिंग एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं, यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है ICR के द्वारा, तो उसका राइट आंसर था 8। एक और था मेजर फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे हर्बिसाइड दिए गए थे और आपको उसको मैच करना था कि कौन सी क्रॉप में यूज़ किया जाता है। तो राइस के केस में एनिलफॉस को यूज़ किया जाता है, मेज के केस में टेम्बोट्रोइन, सोयाबीन के केस में क्यूजलफॉप और टी के केस में ग्लाइफोसेट। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर था। वाटर रिक्वायरमेंट पर भी क्वेश्चन था, जिसमें बहुत सारी क्रॉप्स दे रखी थी, उनको आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है राइस को, फिर उसके बाद कॉटन, मेज, देन व्हीट और लास्ट में थी पी। और डिसऑर्डर पर बेस्ड भी क्वेश्चन था, जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं, ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वहाँ पर नाइट्रोजन, सल्फर, बोरोन और फॉस्फोरस के बारे में पूछा गया था। तो नाइट्रोजन के केस में नॉर्मल जो यूनिफॉर्म येलोइंग होती है इन द लोअर लीव्स ऑफ द प्लांट, तो ये तो हो गया नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। और जो ये सल्फर है ये होती है यंगर लीव्स में। बोरोन की बात करें, जो सबसे यंगेस्ट बड कह लें या लीव कह लें, तो उस पर बोरोन की डिफिशियंसी आती है, जैसे आपका ब्राउनिंग हो गया, या उसके अलावा क्लोरोसिस भी हो सकता है, जो कि बेस से स्टार्ट होता है और टिप की तरफ ये बढ़ते रहते हैं। फॉस्फोरस की बात करें तो ये ओल्डर लीव्स में पर्पलिश टिंच दिखाता है एज ए डिफिशियंसी सिम्टम। एक क्वेश्चन था नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के बारे में। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे कि इनमें से कौन सा नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है, सल्फर कोटेड है, UF है, या बोल रहे हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीमर कोटेड यूरिया। और एक और ऑप्शन था, अगर इसका आंसर आपने कहीं ढूंढा है या आपको मिला है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ड्रॉट से रिलेटेड था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉट अकर्स व्हेन एवरेज ET एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एंड इट यूजुअली अकर्स इन ह्यूमिड रीजन, तो इसका राइट आंसर था इनविजिबल ड्रॉट। आपने देखा होगा इस बार जितने भी क्वेश्चन थे ड्रॉट के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, या बोल रहे हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, जैसे आपके ड्रॉट से रिलेटेड आए थे, और एरिडिटी इंडेक्स, और एक क्लासिफिकेशन आया था हरगिविस का, वो मैच द फॉलोइंग में था। और इसके अलावा एक स्कीप्रो मेथड होती है, स्कीप्रो फरो मेथड, तो उसकी डेप्थ बतानी थी, तो वो भी एक तरीके से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन था कि जो रेनफॉल है या मानसून है उसमें जो एब्रप्ट चेंज आता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें एक स्टेटमेंट ये था कि अगर जो रेनलेस पीरियड है वो 10 दिन से ज़्यादा हो तो ड्राई स्पेल या बोल लें क्रॉप पर ये लार्जली इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। डायरेक्टली ऐसे पूछा नहीं गया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था ये। और एरिडिटी इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग में, जिसमें आपको डिफरेंट रीजन्स दे रखे थे, हाइपर एरिड, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड। तो वहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग मैच करना था। एक था लेस देन 5% जो कि हाइपर एरिड, एरिड का था 5 to 25, सेमी एरिड का 25 to 50 एंड ड्राइड सब ह्यूमिड का 50 to 65। एक क्वेश्चन था ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला था, जिसमें आपको नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन पर प्लांट ये बताना था डिफरेंट वीट क्रॉप्स के लिए, जैसे स्ट्रिगा था, ओरोबांकी था और एक एविना लुडोविशियाना। देखो उसमें 4 क्रॉप्स थी, 3 तो ये होगी और एक क्रॉप का नाम याद नहीं है। आप अगर आपको नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो स्ट्रिगा है इसमें नंबर ऑफ सीड्स 5 लाख पर प्लांट, यह है इसका एवरेज सीड प्रोडक्शन। ओरोबांकी के केस में 50,000, क्योंकि अगर आप एग्रोनॉमी इन सेकेंड्स अगर उस बुक में देखेंगे तो आपको ओरोबांकी का सीड प्रोडक्शन लगभग 50,000 ये देखने को मिल जाएगा। और बात करें स्ट्रिगा की, तो स्ट्रिगा सबसे स्मॉलेस्ट सीड होते हैं स्ट्रिगा के, तो जाहिर सी बात है उसमें जो नंबर ऑफ सीड्स होंगे वो 5 लाख से अधिक होंगे। एक क्वेश्चन नॉर्मल ज्योग्राफी से था, इसमें आपको लॉन्गिट्यूड बताना था, जो इंडिया का था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इंडिया इज सिचुएटेड बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट, लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है। और लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, विच बेस पेयर इज फाउंड इन केस ऑफ RNA, RNA के केस में कौन सा बेस पेयर पाया जाता है, एडेनिन एंड यूरेसिल। चलिए एक और क्वेश्चन, विच हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन इज नॉट डाइल्यूटेड बिफोर एप्लीकेशन एंड अप्लाइड डायरेक्टली, कौन सा हर्बिसाइड फॉर्मुलेशन है जिसको डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है और उसको जनरली डाइल्यूट नहीं किया जाता है, तो क्या था उसका आंसर, ग्रेन्यूल्स। वन क्वेश्चन वॉज केल्विन साइकिल इन C4 प्लांट अकर्स इन, कौन सी जगह होता है केल्विन साइकिल। C4 प्लांट की बात हो रही है, आपको पता होगा C4 प्लांट में केल्विन साइकिल भी होती है और हेचन स्लैग साइकिल जिसको C4 साइकिल भी कहते हैं। तो वहाँ केल्विन साइकिल कहाँ होती है ये आपको बताना था। राइट आंसर था इसका स्ट्रोमा ऑफ बंडल सीड सेल।
ये एक और क्वेश्चन सॉइल साइंस, विच क्ले मिनरल इज डोमिनेंट इन रेड सॉइल? राइट आंसर केओलिनाइट। अधिकतर आपने क्वेश्चन देखे होंगे जो भी डायरेक्टली पूछे गए थे वो अधिकतर वन वर्ड वाले काफ़ी सिंपल थे, बट जो स्टेटमेंट और एसर्शन वाले क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और कन्फ्यूजिंग थे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन, ये काफ़ी सिंपल था। मैक्रोस्पर्मा एंड माइक्रोस्पर्मा किससे रिलेटेड है? लेंटिल से। साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रीन ग्राम विग्ना रेडिएटा, ये भी डायरेक्टली पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन था कि टेम्बोट्रॉइन जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हर्बिसाइड है, इसको किस में यूज़ किया जाता है? मेज क्रॉप में। एक मेजर फॉलोइंग क्वेश्चन था जिसमें बायोजेंट्स पूछे गए थे। पार्थेनियम का था एपिब्लेमा, और वाटर हाइसिंथ इसका था नियोकेटिना, और लेंटिना कैमरा का था एग्रोमाइजा। एंड वन क्वेश्चन वॉज अर्थिंग अप इज यूज्ड इन शुगर केन इन विच प्लांटिंग मेथड? कौन सी मेथड में अर्थिंग अप करी जाती है? तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस थे, उनमें से राइट आंसर था फ्लैट बेड मेथड। एक और क्वेश्चन था और ये काफ़ी लोग इसको छोड़कर आए हैं, इसकी प्रो फरो मेथड। तो इसमें डेप्थ, वहाँ पर स्पेसिंग दी गई थी, रो टू रो स्पेसिंग दे रखी थी, और आपको पूछा गया था वहाँ पर डेप्थ कितनी है करके। वैसे इसका आंसर अभी हमें मिल नहीं पाया है, अगर हमको मिल जाएगा तो हम कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कर देंगे। एक क्वेश्चन था कि इन विच कंडीशन ET नॉट और ETC दोनों इक्वल होंगे? जो क्रॉप की ET है और जो पोटेंशियल एवोपोट्रांसपिरेशन है, ये कौन सी कंडीशन में इक्वल होंगे? तो वहाँ पर ऑप्शन क्या था? एक तो था सॉइल इज़ नॉट कांस्टेंट, और दूसरा था अदर फैक्टर्स आर नॉट कांस्टेंट। देखो जो ETA है यानी कि एक्चुअल एवोपोट्रांसपिरेशन, ये किस पर डिपेंड करता है? जो क्रॉप की स्टेज है, वेदर कंडीशन है, सॉइल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं सब पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ A एंड B। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव ग्रोथ रेट, नेट एसिमिलेशन रेट और लीफ एरिया रेशियो। तो इनका एक रिलेशन होता है ये, जिसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल होता है LAR और NAR के मल्टीप्लाई के इक्वल। एक न्यूमेरिकल था फर्टिलाइजर वाटर यूज एफिशिएंसी। इसमें आपको दे रखा था कि एक वीट क्रॉप है, इसको ग्रो किया गया है 2 हेक्टेयर लैंड में, और इसने यील्ड दे रखी है लगभग 10,000 kg। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि 10,000 kg पर हेक्टेयर है, नॉर्मली ये लिखा गया था कि जो उसकी यील्ड है वो 10,000 kg है। और वहाँ पर 5 इरीगेशन दिए गए थे एंड इट वॉज ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना था फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो सबसे पहले आपको यील्ड निकालनी होगी। यील्ड निकालने के लिए आपको जो यील्ड दे रखी है 10,000, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 हेक्टेयर से, तो 5,000, तो आएगा आपका 5,000 kg पर हेक्टेयर। तो ये तो आ गई आपकी यील्ड। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा यील्ड को, जितना भी आपने वाटर यूज़ किया है, कितना किया है? 5 इरीगेशन है, और ईच कितने के आपके 6 सेंटीमीटर के, इंटू 10 mm। हमने इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर आया था 16.67 kg पर हेक्टेयर mm। एक क्वेश्चन पूछा गया था सस्टेनेबिलिटी के, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लेकर। क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि इफ S1 इज द अल्ट्रेशन इन सॉइल प्रॉपर्टीज, W1 इज द चेंज इन वाटर रिसोर्सेज एंड क्वालिटीज, एंड C1 इज द मॉडिफिकेशन इन क्लाइमेट फैक्टर, देन इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज गिवन बाय। तो वहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लिखे थे और उनमें से राइट आंसर था फंक्शन ऑफ P1 इंटू S1 इंटू W1 इंटू C1 इंटू T। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है तो उनका आंसर राइट है। बेस टेम्परेचर भी पूछा गया था वीट के केस में, वीट और राइस दोनों का गया था, और आपको बताना था कि कौन सा सही है। तो वीट के केस में मिनिमम टेम्परेचर सही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी सही है, बट यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है 45 to 50%, तो ये गलत था। यानी कि जो वीट वाला केस था वो रॉन्ग था, और जो राइस के केस में था सारी वैल्यूज़ सही थी, तो राइस के केस में सही था, बट वीट के केस में ये गलत था। एक क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको पूछा गया था हरग्रीव्स क्लासिफिकेशन। एक वाटर सेंसिटिव स्टेज पूछी गई थी ग्राउंडनट की, जो थी फ्लावरिंग एंड पैकिंग। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस था, जिसमें पूछा गया था ब्लॉक्स एंड ट्रैक्टर कैन बी easily used for intercultural operation in widely spaced crop, but it can also be used in which of the following crop? तो वहाँ पर आपको क्रॉप दे रखी थी मेज, वीट, सोरगम और डायरेक्ट सीडेड राइस। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए ये भी अभी डाउटफुल है। अगर आपको इसका आंसर कहीं से मिलता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था INM SSNM पर, और डोमेस्टिकेशन ऑफ सिप पूछी गई थी, और इसका राइट आंसर था 7700 BC। सलाइन एल्कली सॉइल की वैल्यूज़ पूछी गई थी, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? pH लेस देन 8.5, EC ग्रेटर देन 4 डाइसी साइमन पर मीटर, और ESP था ग्रेटर देन 15। एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको एरिया निकालना था कि कितने एरिया को जो इरिगेशन है वो कितने एरिया को कवर कर सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको याद नहीं है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है? तो उसका राइट आंसर था ग्लिसरल्डिहाइड। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन हो रही होगी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है या ग्लिसरल्डिहाइड है, बट अधिकतर आप कहीं भी देखेंगे वहाँ साफ साफ लिखे रहते हैं कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लिसरल्डिहाइड। तो उसका राइट आंसर क्या था? ग्लिसरल्डिहाइड। एक वैरायटी बेस्ड क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग में, जिनमें वैरायटी दे रखी थी एक GNG टाइप जो कि ग्राम की वैरायटी थी, PU19 इज अ वैरायटी ऑफ ब्लैक ग्राम, और TMV1 इट वॉज द वैरायटी ऑफ ग्राउंडनट। एक और था मैच द फॉलोइंग में, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट इंडेक्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, इन्वर्सी यील्ड, नाइट्रोजन लॉ और मोबिलिटी कॉन्सेप्ट,
तो इनको मैच करना था आपको, इनका जो जिन्होंने भी इसको फाउंड किया था या जो ये इक्वेशन दे रखी थी उनसे रिलेट करना था। तो न्यूट्रिएंट इंडेक्स वाज गिवन बाय पार्कर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाज गिवन बाय मिस्चरलिस, इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ इट वाज गिवन बाय विलकॉक्स एंड मोबिलिटी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ब्रे। ये देखिए ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो था यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज थे सिल्वाइट और सिल्विनाइट में। क्या था क्वेश्चन? मेन मिनरल सोर्स इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमओपी। एमओपी के मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मेन मिनरल सोर्स क्या है? तो राइट आंसर क्या है उसका? सिल्विनाइट। सिल्विनाइट क्या होता है? सिल्विनाइट इज ए मिनरल या बोलने ये एक मिक्सचर होता है सिल्वाइट का और हेलाइट का। सिल्वाइट क्या होता है? KCl, और हेलाइट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो इस सिल्विनाइट को यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एमओपी। और ये क्वेश्चन थे काफ़ी सिंपल थे जनरल एजी के। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एग्जाम्पल, इसका आंसर था लिपोप्रोटीन। और एक पूछा गया था प्रोटीन अनकॉइलिंग इज नोन एज, उसका राइट आंसर था डिनेचुरेशन। एक क्वेश्चन था ड्राइंग ऑयल यूज्ड इन पेंट्स, उसका राइट आंसर था लिंसीड। एक क्वेश्चन था लिपिड अनसैचुरेशन इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है? तो राइट आंसर था आयोडीन नंबर। एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था, वहाँ पर आपको रिलेट करना था। उस पर आपने देखा होगा एक इडुक्की था, जो इडुक्की प्रोजेक्ट था ये था केरला से रिलेटेड। अगर आपने इसको चूज़ किया है तो ऑटोमेटिकली आपके जो अदर ऑप्शंस थे वो राइट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था हस्क इज़ द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ विच प्लांट। तो जो हस्क है या बोलें सीड हस्क, ये है इकोनॉमिक पार्ट इसबगुल का। एक एंटी ट्रांसपेरेंट वाला क्वेश्चन था कि रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट, इसका एग्जाम्पल क्या था? केओलिन। एंड वन क्वेश्चन वॉज विच प्लांट इज यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में कौन सा प्लांट यूज़ किया जाता है? मेंथा। ये क्वेश्चन था इरिगेशन एग्रोनॉमी से। द रेशियो बिटवीन द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द प्लांट या बोल रहे रूट जोन ऑफ ए क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम रिजर्वायर इज नोन एज, उसका राइट आंसर था प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। देखो एक रेशियो होता है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट, और जितना पानी जो फील्ड के हेड में है तो उसको हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। पर यहाँ पर क्या पूछा गया था कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन टू द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर, तो उसका आंसर है प्रोजेक्ट एफिशिएंसी। एक और था क्वेश्चन इरिगेशन एग्रोनॉमी का, सीधे फॉर्मूला पूछा गया था वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स WRSI। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअलिटी अपॉन वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप इनटू 100। इसकी इंटरप्रिटेशन भी है, अगर वाटर रिक्वायरमेंट सेटिस्फैक्शन इंडेक्स 100 से ज़्यादा है तो ये नो स्ट्रेस में आएगा, और अगर ये लेस देन 50% है तो ये स्ट्रेस कंडीशन होगी। वन क्वेश्चन वॉज मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ट्रैप्ड बाय, ऑप्शंस थे डेंस ट्री, क्रॉप्स, ग्रासेस एंड एल्गी इन टैंक। तो राइट आंसर क्या था? एल्गी इन टैंक। वहाँ पर ये नहीं पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है, वहाँ पर ये कहा गया था कि सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन या बोल रहे ट्रैप, सबसे ज़्यादा ट्रैप कौन करता है? तो एल्गी इन टैंक वॉज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था वीट के केस में कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ड्यूरिंग द मैच्योरिटी, उसका इफेक्ट टेस्ट वेट पर क्या पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है। एंड वन क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ हर्बिसाइड, जो हर्बिसाइड का मोड ऑफ एक्शन होता है वो मेजर फॉलोइंग में पूछा गया था कि एकेज इनहिबिटर, उसका राइट आंसर था सल्फोनिल यूरिया, EPSP का ग्लाइफोसेट, ALS का क्लोडिनाफॉप, और सेल डिवीजन इनहिबिटर इसका था डाइनाइट्रो एलिनीन्स। तो जिन्होंने भी ये मैच किया है उनका आंसर राइट है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि वाटर फ्लो इन पाइप्स इज मेजर्ड बाय, तो उसका राइट आंसर था वेंचुरी मीटर। एक और क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था इफिशियंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तो इसकी इफिशियंसी होती है 75 to 80%, और बात करी जाए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की तो उसकी होती है 90 to 95%। वीड मैनेजमेंट का क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द लेस टॉक्सिक हर्बिसाइड में कन्वर्ट इनटू मोर टॉक्सिक फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है ये? तो उसका राइट आंसर था रिवर्स मेटाबॉलिज्म। एक और क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। तो देखिए जो कैल्शियम क्लोराइड है या बोल रहे हैं एक पायराइट होता है FeS2 और जिप्सम हो गया, इनका तो यूज़ किया जाता है सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में। बट जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर आपको पता होगा ये कार्बोनेट इट में इंक्रीज द pH ऑफ सोडिक सॉइल, तो इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और एक और क्वेश्चन था विच इज़ कोल्डेस्ट प्लेस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ठंडी जगह या बोल रहे ठंडी लेयर कौन सी है? तो उसका राइट आंसर था मीजोपोज। मीजोपोज में टेम्परेचर अप टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, तो ये सबसे ठंडा प्लेस है एटमॉस्फेयर में। एक था स्टेल सीड बेड प्रोसीजर, उसका आपको स्टेप्स बताने थे कि जो स्टेल सीड बेड हम करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वीड्स, सबसे पहले करी जाती है प्लोइंग, फिर सीड बेड प्रिपरेशन, उसके बाद लेवलिंग, देन उसके बाद हर्बिसाइड एप्लीकेशन जो जनरली नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते हैं, उसके बाद सोइंग ऑफ क्रॉप, तो ये उसका करेक्ट ऑर्डर था। एक क्वेश्चन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन साइकिल रिड्यूसेस टू 5 ईयर बिकॉज, उसका था आंसर ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ब्रे नंबर 1 रिएजेंट का कंसंट्रेशन पूछा गया था, अमोनियम फ्लोराइड, इसका कंसंट्रेशन होता है 0.03 N या बोल रहे नॉर्मल सॉल्यूशन होता है, और HCl का 0.025 नॉर्मल सॉल्यूशन, तो ये उसका करेक्ट आंसर था। एक था जीरोफिटिक वीट पर, उसका एग्जांपल बताना था, राइट आंसर था प्लूचिया लैंसियोलाटा।
एक क्वेश्चन मिनरल न्यूट्रिशन का कि एसेंशियलिटी ऑफ जिंक वॉज गिवन बाय, तो जिंक की एसेंशियलिटी है वो दे रखा था सोमर और लिपमैन ने। अर्नन एंड स्टाउट ने दे रखा था मॉलिब्डेनम का, स्प्रेंगल ने NP और जो वॉरिंगटन है इन्होंने दिया था क्लोरीन का। एक क्वेश्चन था प्रिसीजन सेंसर दैट इज यूज फॉर प्रेडिक्टिंग द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन प्लांट, तो कौन सा सेंसर यूज किया जाता है? तो राइट आंसर था उसका ग्रीन सीकर। ये वहाँ पर सीधे लिखा गया था कि प्रिसीजन मतलब एक ऑप्टिमल सेंसर है, उसको यूज़ किया जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, तो उसका राइट आंसर था ग्रीन सीकर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमने क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ नॉर्मल मेज एंड मीडियम हाइट वीट। देखो मेज का तो श्योर नहीं कि वहाँ नॉर्मल हाइट थी या रेनफेड कंडीशन का मेज था, ऐसा कुछ श्योर नहीं, बट जो वीट के केस में है वहाँ पर लिखा गया था मीडियम हाइट वीट। तो इसके केस में डेप्थ ऑफ सोइंग क्या होती है ये आपको बताना था। वहाँ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डेप्थ दे रखी थी, तो आपको बताना था। एग्जैक्टली तो याद नहीं क्या था, बट अगर जनरल हम बात करें तो जो वीट के केस में डेप्थ ऑफ सोइंग होती है वो नॉर्मल 2.5 to 5 तक होती है, और मेज के केस में 4 to 6 सेंटीमीटर ये रखी जाती है डेप्थ ऑफ सोइंग की। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, अराउंड 75 क्वेश्चंस थे जो हम कलेक्ट कर पाए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आता है या अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स पर जरूर अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।